हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे। अ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बॉटनी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर सेल था और हमने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाई कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे मेनली कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स के बारे में जो बहुत ही माइन्यूट यानी कि छोटे छोटे होते हैं, जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है कि यूनी मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, इसको सूक्ष्म यानी कि जो छोटे कोशिकांग होते हैं उनको हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं माइक्रोबॉडीज़। तो उसमें कुछ 3 या 4 माइक्रोबॉडीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला माइक्रोबॉडीज़ या फिर कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल है, वो है स्फेरोसोम। क्या है? स्फेरोसोम। स्फेरो की जैसे नाम से ही आपको इंडिकेट होगा कि ये जो है कि गोला जैसे होता है। ठीक, जैसे सूक्ष्म, जैसे स्फीयर को हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। उसी से ये बना हुआ है स्फेरोसोम, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो स्फीयर लाइक होती है, यानी कि गोले गोले में होती है। तो ये एक ऐसा सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग है जो सिंगल लेयर्ड होता है। कैसे होता है? सिंगल लेयर्ड होता है। जितने भी माइक्रो बॉडीज़ की मैं बात करूँगी आज, सभी सिंगल लेयर्ड ही होंगे और ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो स्फेरोसोम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो जो स्फेरोसोम होता है वो कैसा होता है? एज अ नेम इंडिकेट कर रहा है आपको कि ये सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है। ठीक, स्फीयर मतलब गोला होता है, सोमा मतलब होती है बॉडी। ठीक, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस वर्ड को, तो ये किससे बना हुआ है? स्फीयर एंड सोमा से। तो स्फीयर का मतलब होता है गोला और सोमा मतलब होती है बॉडी, जिसको हम कह रहे हैं स्फेरोसोम्स या फिर स्फेरोसोम। तो ये सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, संभवतः इसका निर्माण कहाँ से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके टूटने से इनका निर्माण होता है। किसका? स्फेरोसोम का, जो कि बाद में छोटी छोटी थैलियों के रूप में विकसित हो जाते हैं। किसके रूप में? छोटी छोटी थैलियों के रूप में। इनमें जो है हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज एवं स्टरेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये कुछ लाइसोसोम की तरह ही वर्क करता है। और ये पाए किस में जाते हैं? ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि ये पाए जाते हैं केवल और केवल पादप कोशिका में। ठीक, किस में पाए जा रहे हैं? पादप कोशिका में पाए जा रहे हैं। और जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले लाइसोसोम, जो कि मैंने बताया कि ये कुछ लाइसोसोम की तरह मिलते जुलते रहते हैं, तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। जो एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जा रहा है उसी के समान ये होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लाइसोसोम होता है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोलेजेस एंजाइम पाए जाते हैं, तो कुछ उसी तरह इसमें भी एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। अब इनका वर्क क्या होता है? यद्यपि इनमें भी लाइसोसोम की तरह ही विकर होते हैं, परंतु ये सभी विकरों का जो योग पूर्ण भिन्न होता है। क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो स्फेरोसोम होता है उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनमें काफ़ी भिन्नता होती है, मतलब डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें लाइसोसोम्स नहीं कह सकते हैं। अब पहले तो मैंने आपको बताया कि ये लाइसोसोम की तरह ही होते हैं, बट हम इसको लाइसोसोम्स क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स में जितने भी एंजाइम्स पाए जा रहे हैं वो सारे एंजाइम्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हमको इसको थोड़ा अलग करके समझना होगा, जानना होगा कि ये लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम नहीं होते हैं। तो जो स्फेरोसोम होता है वो प्लांट बॉडी में पाया जाता है। ठीक, एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या? मेनली फैट से रिलेटेड होता है, यानी कि वसा से रिलेटेड होता है। ये वसा पदार्थों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन करते हैं, और उसके बाद उसकी सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण भी करते हैं।
ये आप एक देख रहे हैं सेक्शन, ये मूंगफली के पौधों में स्थित जो स्पेरोसोम होता है उसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से उसको दिखाया गया है। आप देख रहे हैं, मैंने कहा ये राउंड शेप में होते हैं यानी गोलाकार होते हैं, तो देख रहे हैं आप। ठीक, ये जितने भी हैं सब गोलाकार हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो स्पेरोसोम के बारे में आपको लर्न होना चाहिए। पहला कि ये जो है कि एज अ नेम आपको पता ही होगा और अब समझ में आ गया होगा। जैसे ही स्पेरोसोम की बात आएगी आपके दिमाग में एक गोलाकार स्ट्रक्चर जो कि बहुत माइन्यूट होगा, छोटा होगा, वो राउंड करेगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिंगल लेयर्ड होते हैं और बनते किसके हैं, एंडोप्लाज्मिक एंड गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़ों से बनते हैं। और ये किसकी तरह होते हैं, ये होते हैं लाइसोसोम्स की तरह। उसमें जैसे एंजाइम्स पाए जाते थे वैसे इसमें भी एंजाइम्स पाए जाएंगे, लेकिन ये होता लाइसोसोम्स नहीं है, ये लाइसोसोम से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे एंजाइम्स इसमें नहीं पाए जा रहे हैं जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है फैट से रिलेटेड। तो फैट्स को ये क्या करते हैं, उसको सिंथेसिस करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसका स्थानांतरण करते हैं यानी कि ट्रांसलोकेशन करते हैं। ठीक, ये हो गया स्पेरोसोम के बारे में। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोमासोम्स के बारे में। तो जैसे स्फेरोसोम होता है वैसे ही कुछ लोमासोम्स भी होता है। बहुत ज़्यादा इसके फंक्शन के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हमें चीज़ें जिसका आइडिया है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, लोमासोम्स के बारे में। तो जो लोमासोम्स होता है ये भी छोटी थैलाकार रचनाएं होती हैं जो पादप कोशिका में पाई जाती हैं। और ये स्थित कहाँ होती है, प्लाज्मा लेमा और कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के, प्लाज्मा लेमा एंड सेल वॉल के बीच में पाई जाती हैं। ठीक, इनका जो है कि काम बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन परंतु ये संभवतः ये कोशिका भित्ति के विस्तार में सहायता करती हैं। विस्तार का मतलब कोशिका भित्ति को बनाने में, जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल होता है उसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या करते हैं कि जो सेल वॉल होता है उसको बनाने में जो स्पेस की ज़रूरत होती है, आई थिंक वो ये प्रोवाइड करते हैं। और जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको रखने में, उसको जगह बना के उसमें वर्क करने में ये हेल्प करते हैं लोमासोम्स। तो स्पोरोसोम्स की तरह ही लोमासोम्स भी जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में। और ये प्लाज्मा लेमा एंड सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं। और ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल को बनाने में या फिर उसके विस्तार में ये सहायता करते हैं। तो ये हो गई लोमासोम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मेनली दो माइक्रोबॉडीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं पराक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। ठीक, तो ये एक परत वाली भी ये भी झिल्लियाँ होती हैं या फिर हम थैलियाँ कह सकते हैं। तो इनका निर्माण जो है कहाँ से होता है, एंडोप्लाज्मिक जलिका यानी कि गोल्जी तंत्र और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स जो होते हैं उनके टूटने से होता है। ये बहुत छोटे अंगक होते हैं यानी कि ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम 0.3 से 1.3 माइक्रोन मीटर के व्यास में मेज़र कर सकते हैं। ठीक, अब ये कौन कौन से हैं, पराक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं पराक्सीसोम्स के बारे में। ठीक, तो इनका जो मेज़रमेंट होता है वो कितना होता है, 0.3 से ले करके 1.5 माइक्रोन मीटर तक। और ये कैसे होते हैं, ये गोलाकार कोशिकांग होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं यानी कि एक परत वाली झिल्ली से घिरे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी ऑर्गेनेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे वो सिंगल लेयर्ड होंगे। तो पहले हमने बात करी स्फेरोसोम के बारे में, उसके बाद हमने लोमासोम्स के बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं पराक्सीसोम्स के बारे में। तो पराक्सीसोम का क्या कार्य होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पराक्सीसोम का निर्माण किससे होता है, ये गोल्जी कॉज से ना होकर पराक्सीसोम्स जो पहले से प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से इनका निर्माण होता है। ये उन पौधे में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाशीय श्वसन होता है। ठीक, तो ये है आपके पराक्सीसोम का स्ट्रक्चर, ये रहा, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक, सॉरी,
तो जिन पौधों में फोटो रिस्पायरेशन होता है उन पौधों में परागजीसोम्स पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं, और इनका निर्माण कैसे होता है? प्री एग्जिस्टिंग परागजीसोम से, यानी कि पहले से जो परागजीसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से परागजीसोम्स का निर्माण होता है। तो प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है वो केवल कुछ पौधों में ही पाई जाती है। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हरे पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 निकालते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन में होता है। रेस्पायरेशन में हम क्या होता है, हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और CO2 को आउट ऑफ बॉडी यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जो प्रकाशीय श्वसन होता है ठीक उसी वे में काम करता है, जैसे पहले ही नाम से इंडिकेट हो रहा है, लाइट रिस्पायरेशन। ठीक, तो रिस्पायरेशन में होता क्या है? रिस्पायरेशन में जिन गैसों का आदान प्रदान होता है उसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी हो रहा है। तो ये कुछ हरे पौधों में पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। वो पाए कहाँ जाते हैं? लीवर और किडनी में, यानी कि जिगर और वृक्क में। कुछ प्रोटोजोअन्स में भी पाए जाते हैं। तो परागजीसोम्स के जो द्रव्य में भी लाइसोसोम्स के समान ही विकर होते हैं, जिसमें से आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, जो हैं ऑक्सीडेज। क्या हैं? ऑक्सीडेज एवं कैटालेज या फिर कैटालेज, जो मुख्य होते हैं। लाइसोसोम्स की तरह ही इसमें एंजाइम पाए जा रहे हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से क्या है? ऑक्सीडेज है और कैटालेज है। तो जो उपापचय की क्रियाओं में ऑक्सीडेज विकर आणविक ऑक्सीजन को लेकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेज होते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं, और जो कैटालेज होता है वो मतलब उपापचय के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको तोड़ता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आणविक उपापचय के फलस्वरूप कोशिका में उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन कर देते हैं। तो कैटालेज विकर कोशिका द्रव्य में आने वाले अन्य विषैले पदार्थ जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अनेकों ड्रग्स होते हैं, उनका भी विघटन ये करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जंतुओं की कोशिकाओं में फैट मेटाबॉलिज्म यानी कि वसा उपापचय में भी कार्य करते हैं। इनमें सूक्ष्म कणिकाओं वाली मैट्रिक्स होती है यानी कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसके केंद्र में एक समांग यानी कि होमोजीनियस तथा अपारदर्शी कोर होता है। इनमें ग्लाइकोलिक अम्ल ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, डी अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो टोलबर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने परागजीसोम्स की खोज की थी, और प्रकाश श्वसन की क्रिया पर परागजीसोम, जो प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है वो एक ही ऑर्गेनेल्स में जो है कि कंप्लीट नहीं होती है। प्रकाश श्वसन की क्रिया परागजीसोम, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया इन तीनों में मिलकर होती है। तो ये अनुकम प्रकाश पर निर्भर करता है। किस पे करता है? प्रकाश पर। ऐसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रकाशीय श्वसन, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की इसमें आवश्यकता होगी। तो यह क्रिया प्रकाश की तीव्रता, CO2 की कम सांद्रता तथा ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता द्वारा उद्दीपित यानी कि स्टिमुलेट होती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है। ऐसी स्थिति में हरित लवक में उत्पन्न ग्लाइकोलिक अम्ल के आधिक्य में अणु बाहर निकलकर परागजीसोम में प्रवेश करते हैं, जहां उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, ये हो गया आपका परागजीसोम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में। ये भी सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग होते हैं जो सिंगल लेयर्ड होते हैं। ये भी प्रायः वसीय जालिक बीजों जैसे मूंगफली तथा अरंड की कोशिकाओं में, जहाँ पर वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है। ग्लाइऑक्सीसोम्स का सीधा रिलेशन होता है वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। ठीक, ये एक लाइन अगर आपको याद है तो आपने ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में सब कुछ लिख डालना है। ठीक, बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में, लेकिन जितना पता है वो ये एक लाइन में ही सब कुछ इसका प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पर वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन होता है जिन चीज़ों में, जैसे वो मूंगफली हो गई, अरंड की कोशिकाएं हो गई, और जो बीज होते हैं ज़्यादातर उसमें पाए जाते हैं। इनमें
सिटिकलाइएज, मेलेट सिंथेटेज, एकोनिटेज, सिट्रेट सिंथेटेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, मेलेटी डिहाइड्रोजिनेज तथा कैटालेज विकर पाए जाते हैं। वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन परागजीसोम में पाए जाने वाले ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा होता है। इसकी खोज किसने की थी? बीवर्स ने की थी। ठीक, तो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा होता है, कहाँ पाए जाते हैं? जो पाए जाते हैं परागजीसोम में। तो ग्लाइकोजिसोम का जैसे ही आपके दिमाग में ये वर्ड आता है तो आपको तुरंत जो है क्लिक करना है कि ऐसी जगह जहाँ पर वसा का जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन हो जाता है, उसी वहीं पर ग्लाइकोजिसोम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मूंगफली के बीज तथा अरंड की कोशिकाओं में, और इसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? बीवर्स ने। तो जितने भी माइक्रो बॉडीज़ की मैंने आज बात करी वो ज़्यादातर फैट से रिलेटेड थे। ठीक है, और उसमें जो है कि एंजाइम्स पाए जा रहे थे जिनके द्वारा उनका फंक्शंस कंप्लीट हो रहा था। तो 4 माइक्रो बॉडीज़ के बारे में हमने बात करी। पहला था स्फेरोसोम, दूसरा था लोमासोम्स, तीसरा था आपका परागजीसोम्स और चौथा है ग्लाइऑक्सिसोम्स। आई होप इन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता चल गया होगा कि जितना मतलब जानकारी है उतना तो मैंने आपको बता दिया है कि इनके क्या फंक्शन होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो जो 2 ऑर्गेनेल्स थे स्फेरोसोम्स और लोमासोम्स वो केवल प्लांट सेल में पाए जा रहे थे, बट जब हम ग्लाइकोजिसोम्स और परागजीसोम्स के बारे में बात करेंगे तो ये एनिमल सेल में भी पाए जा रहे हैं। ठीक, जो प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें लाइट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, उसके बगैर ये प्रकाश श्वसन की क्रिया कंप्लीट नहीं होती है। ठीक, और ये 3 सेल ऑर्गेनेल में जाके कंप्लीट होता है, जो होता है परागजीसोम्स, हरितलवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो आई होप इन चारों ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम में जो भी पॉइंट्स आएंगे आप उसको क्लियरली लिख लोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए, सेल के फंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड एन्जॉय योर डे। टेक केयर एंड बाय बाय।